चलो, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे नेशनल इनकम के दो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। द फर्स्ट कंसेप्ट इज व्हाट डू मीन बाय डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है, पहला कंसेप्ट है। और दूसरा कंसेप्ट है नॉर्मल रेसिडेंट। ये दोनों कंसेप्ट एग्जाम में बहुत ज्यादा टेस्ट किए जाते हैं, तो इनको कंसेप्चुअली समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं व्हाट डू मीन बाय डोमेस्टिक टेरिटरी। देखो, अगर आप किसी भी व्यक्ति से पूछोगे, कोई लेमैन से पूछोगे कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है, तो वो एक सिंपल सा चीज बोलेगा। उसके हिसाब से डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है कि उसके हिसाब से, ये जो आप देख रहे हो इंडिया का मैप है, तो इंडिया इज अ डोमेस्टिक टेरिटरी। इंडिया में जितना भी स्टेट्स है, जो भी इंडिया की सीमा रेखा के अंदर है, वो सब कुछ डोमेस्टिक टेरिटरी में आ जाएगा। यस और नो? तो अगर कोई भी पर्टिकुलर पर्सन से पूछा जाए, आप किसी को भी उठा के पूछोगे, तो वो बोलेगा इंडिया के अंदर जो भी कुछ है, एवरीथिंग विद इन द बाउंड्रीज ऑफ इंडिया इज अ डोमेस्टिक टेरिटरी। और अगर इसको अच्छे से बोलूं तो वो बोलेगा कि अगर पीपल का मूवमेंट हो रहा है, या मनी का मूवमेंट हो रहा है, या गुड्स का मूवमेंट हो रहा है, इन तीनों का अगर मूवमेंट हो रहा है, लेन देन हो रहा है, बट विद इन इंडिया, विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, तो वो उसको बोलेगा डोमेस्टिक टेरिटरी। यस और नो? तो डोमेस्टिक टेरिटरी, बाई डोमेस्टिक टेरिटरी अ लेमैन मीन्स पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ऑफ अ कंट्री। अगर इंडिया की बात कर रहा हूँ, तो इंडिया का जो पॉलिटिकल फ्रंटियर्स है, उसके हिसाब से डोमेस्टिक टेरिटरी है। बट नेशनल इनकम में डोमेस्टिक टेरिटरी एक बहुत ही ब्रॉड कंसेप्ट है। यस और नो? तो इसीलिए लिखा हुआ है, बट इन नेशनल इनकम अकाउंटिंग इट इज यूज्ड इन अ वाइडर सेंस। तो सर, नेशनल इनकम में डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है, ध्यान सुनना। नेशनल इनकम में डोमेस्टिक टेरिटरी तो वो तो है ही है, जो इंडिया के विद इन द बाउंड्रीज में हो रहा है, चाहे इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल, मनी, गुड्स, वो तो है ही है। बट उसके साथ साथ इन्होंने क्लियर कर दिया है कि डोमेस्टिक टेरिटरी में अपने को और क्या क्या इंक्लूड करना है। तो अब इन चीजों को बहुत अच्छे से समझना होगा कि इन किन चीजों को अपने को इंक्लूड करना है डोमेस्टिक टेरिटरी में। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट नंबर ए देखो ध्यान से, लिखा हुआ है शिप्स या एयरक्राफ्ट, या तो हवाई जहाज या फिर शिप्स जो कि ओन्ड एंड ऑपरेटेड है, किसके द्वारा? बाय द रेसिडेंट। अब ये रेसिडेंट कौन है, एक बार के लिए आप यही समझो कि रेसिडेंट मतलब भारत का नागरिक, क्योंकि इसको अपने डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं कि नॉर्मल रेसिडेंट्स किसको बोलते हैं, राइट? तो एक बार के लिए आप समझ लो, रेसिडेंट मीन्स भारत का नागरिक। तो शिप्स या एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द रेसिडेंट्स, यानी इंडिया का कोई भी रेसिडेंट है, अगर वो कोई शिप को ओन कर रहा है और ऑपरेट कर रहा है बिटवीन टू और मोर कंट्रीज, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो, एग्जांपल समझते हैं। मान लो कोई इंडिया का प्लेन है, मान लो एयर इंडिया। तो प्लेन इंडिया का है, बट हो सकता है वो जो एयर इंडिया का प्लेन है, वो रशिया से जापान जा रहा है। रशिया और जापान तो दोनों इंडिया का बाउंड्री है ही नहीं, पहला बात है। बट वो प्लेन तो इंडिया का है ना, यस और नो? तो इसका मतलब ये जो रशिया और जापान जो है, वो रशिया से जापान प्लेन तो जा रहा है, बट वो जो प्लेन है वो इंडिया का, यस और नो? तो इसका मतलब वो शिप्स या वो एयरक्राफ्ट भले ही रशिया से जापान जा रहा है, बट अपने को मानना पड़ेगा कि वो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया है, क्योंकि वो ओन और ऑपरेट हो रहा है किसके द्वारा? बाई एयर इंडिया। और एयर इंडिया जो वो एक रेसिडेंट है। यस और नो? रेसिडेंट का मतलब मैं अभी बता देता हूँ। रेसिडेंट मतलब खाली पर्सन नहीं होता है, रेसिडेंट मतलब पर्सन भी होता है, प्लस जो इंस्टीट्यूशंस है, फर्म्स है, कंपनीज है, वो भी रेसिडेंट मानी जाती है। तो रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर कोई भी शिप को या कोई भी एयरक्राफ्ट को अगर ऑपरेट कर रहा है, भले ही वो एयरक्राफ्ट अपने बाउंड्रीज को टच नहीं कर रहा है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जा रहा है, और भले ही वो दोनों कंट्री बाहर की कंट्री है, बट हम लोग को ये अज्यूम करना पड़ेगा कि वो रशिया और जापान उस समय अपने लिए डोमेस्टिक टेरिटरी में आ जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? देखो एग्जांपल पढ़ते हैं। फॉर इंस्टेंस, इंडियन शिप्स है मूविंग बिटवीन यूके एंड पाकिस्तान। शिप जो है वो उनका मूवमेंट हो रहा है यूके और पाकिस्तान में, बट वो जो शिप्स है वो तो इंडियन है ना, उनके जो ओनर है वो इंडियन है। तो इसका मतलब दे विल फॉर्म पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? या एक एग्जांपल और है, और पैसेंजर प्लेन्स बट दे आर ऑपरेटेड बाय एयर इंडिया बिटवीन रशिया एंड जापान आर आल्सो द पार्ट्स ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी। तो भले ही रशिया और जापान, ऐसे देखोगे तो मैप में तो दे डू नॉट फॉल विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, बट सिंस दे आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड by the owner of India, that is Air India, a resident is operating them, so that is why Russia and Japan will form part of our domestic territory. This was point number one। तो ये जो शिप है या जो एयर इंडिया है, ये बिल्कुल डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट फॉर्म करेगा, क्योंकि रशिया से जापान जा रहा है। नेक्स्ट आ जाओ, पॉइंट नंबर बी।
पॉइंट नंबर बी इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो क्या होता है नेशनल इनकम में, डोमेस्टिक टेरिटरी में साफ साफ चीज लिखा हुआ, मैं लिख देता हूं यहाँ पे कि डोमेस्टिक टेरिटरी जो है दैट इंक्लूड्स द टेरिtoriयल वाटर, डोमेस्टिक टेरिटरी इंक्लूड्स द टेरिtoriयल वाटर। एंड अब एक चीज और सुनना, अगर कोई भी फिशिंग वेसल्स है, कोई भी ऑयल है, या कोई भी नेचुरल गैस रिग्स है, रिग्स मतलब बेटा होता है कंटेनर्स वगैरह, ठीक है, या फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म से पानी पे फ्लोट करते हैं, विच आर ऑपरेटेड बाय द रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी फिशिंग वेसल्स है या कोई भी नेचुरल के कंटेनर्स है, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स है, जिनको ऑपरेट कर रहा है कौन, रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री, इन द इंटरनेशनल वाटर, भले ही उनका पानी जो है वो हमारी टेरिटरी में नहीं है, बट वो इंटरनेशनल वाटर में है, बट वो जो फिशिंग वेसल्स है, उनके जो ओनर है, या जो ऑयल और नेचुरल गैस के कंटेनर्स है, जो फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स है, उनका ओनर अगर रेसिडेंट है, तो फिर अपने को मानना पड़ेगा वो डोमेस्टिक टेरिटरी में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यू वी कैन रीड एग्जाम्पल, देखो लिखा हुआ फॉर एग्जाम्पल फिशिंग बोट्स, बट विच आर ऑपरेटेड बाय whom, by the Indian fisherman, तो owned and operated by Indian in the international water, पानी तो बाहर का है, but they will be considered as a part of domestic territory of India. Are you getting my point? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या बोला, देखो एक बार देखो यहाँ पे फटाफट, मैं बोल रहा हूँ कि डोमेस्टिक टेरिटरी में जो भी चीज है वो तो इंडिया में है, वो तो लेना ही है, प्लस बाहर का अगर कोई एयर इंडिया है जो कि इंडिया का ओनर है, और वो प्लेन्स अगर भेज रहा है रशिया से जापान, रशिया से यूएसए, तो फिर उनको भी अपने को डोमेस्टिक टेरिटरी में लेना पड़ेगा। और या फिर कोई फिशिंग वेसल्स है, या कोई नेचुरल गैस के कंटेनर्स है, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स है, ये अगर कोई इंटरनेशनल वाटर्स में ऑपरेट कर रहे हैं, बट उनका ओनर अगर रेसिडेंट है, तो फिर वो भी डोमेस्टिक टेरिटरी के पार्ट में आ जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक पॉइंट नंबर सी, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ध्यान सुनना मेरा बात। देखो क्या होता है एम्बेसीज, एम्बेसीज तो अपने को पता है क्या होता है, मैं फिर बता देता हूँ। मान लो जैसे हर कंट्री में से इंडिया जहाँ पे अपन रहते हैं, और अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि यूएसए है, तो यूएसए में भी ना बेटा इंडियन एम्बेसी होती है। क्या होती है? इंडियन एम्बेसी। अब इस इंडियन एम्बेसी का काम क्या होता है? इंडियन एम्बेसी का काम होता है, मान लो कोई यूएसए, अपना कोई इंडिया का आदमी यूएसए चला गया और उसको कोई प्रॉब्लम हो रहा है पासपोर्ट वीजा से रिलेटेड, तो वहां पर यूएसए में वो कंसल्ट करेगा इंडियन एम्बेसी से, ताकि उसकी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाए। इसी तरह पक्का इंडिया में तो यूएसए एम्बेसी होगा। तो हर देश में बेटा अलग अलग एम्बेसीज होती हैं। इंडिया की एम्बेसी यूएसए, चाइना, जापान हर जगह होगी, यूएसए की एम्बेसीज भी हर जगह होगी। तो इसका मतलब तो क्लियर है ना कि इंडिया में तो इंडियन एम्बेसी नहीं होगा, बिकॉज इंडिया में अदर कंट्रीज की एम्बेसी होंगी, और अदर कंट्रीज में अपने को इंडिया की एम्बेसी मिल जाएगी। तो एम्बेसीज या कॉन्सुलेट्स ना, व्हाट आर कॉन्सुलेट्स? कॉन्सुलेट्स क्या होता है? कॉन्सुलेट्स होता है, मान लो कोई पर्सन है जो यहाँ से यूएसए चाइना चला गया, और उसका मेन पर्पस क्या, इंडिया के कल्चर को फ्लरिश करना, तो वो होते हैं कॉन्सुलेट्स। कॉन्सुलेट्स एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाते हैं ताकि अपने कल्चर को प्रमोट करते हैं, ठीक है। तो एम्बेसीज हो गया, कॉन्सुलेट्स हो गया, या कोई मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट्स अपने, कहाँ पे? अपने कंट्री में नहीं, लोकेटेड अब्रॉड। तो अगर इंडियन एम्बेसी मान लो यूएसए में है, या इंडियन कॉन्सुलेट्स है वो अमेरिका में है, या मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट सब अमेरिका में यूएसए में है, तो वो सारी की सारी जो एम्बेसीज है उनको भी अपने को डोमेस्टिक टेरिटरी में मानना पड़ेगा कि वो डोमेस्टिक टेरिटरी में है। आई कैन गिव एन एग्जाम्पल। मान लो बेटा ये जो पूरा सर्कल है यूएसए है, ठीक है। अब इस यूएसए में इस पोर्शन पे बेटा इंडियन एम्बेसी है, ठीक है, इस पोर्शन पे इंडियन एम्बेसी है। तो ये जो पूरा यूएसए है ना, इसमें ये जो पार्ट है जहां पे इंडियन एम्बेसी है, दिस विल फॉर्म पार्ट ऑफ आवर डोमेस्टिक टेरिटरी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और इसी तरह मान लो अगर अपना इंडिया है, और इंडिया में यहाँ पे इस पॉइंट पे यूएसए एम्बेसी है, तो ये जो यूएसए एम्बेसी है ये पक्का अपना डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट फॉर्म नहीं करेगा, ये बन जाएगा उनका डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसी तरह कोई कॉन्सुलेट्स वगैरह मान लो, तो कॉन्सुलेट्स वगैरह अपने वहां पे है, तो वो जो कॉन्सुलेट जहां पर ऑपरेट कर रहे हैं, मान लो यूएसए में इंडियन कॉन्सुलेट्स है यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो वो जो इंडियन कॉन्सुलेट्स यूएसए में है इस पॉइंट पे कॉन्सुलेट्स अगर है, तो वो भी अपना पार्ट माना जाएगा, अपने डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट फॉर्म होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो डोमेस्टिक टेरिटरीज का पार्ट में क्या आ जाएगा, अगर इंडियन एम्बेसी है और वो कहीं बाहर लोकेटेड है, बट इट विल फॉर्म पार्ट ऑफ आवर डोमेस्टिक टेरिटरी। आई होप थिंग्स आर क्लियर। एक एग्जांपल देखते हैं, देखो लिखा हुआ है, टू इलस्ट्रेट लेट्स टेक एन एग्जांपल, इंडियन एम्बेसीज अगर रशिया में है, अमेरिका में है, या कोई दूसरे देश में है, इट विल फॉर्म पार्ट्स ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट?
इंडियन एम्बेसीज है बट दूसरे देश में है, बट स्टिल उसको अपन इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट बोलेंगे। इसी तरह अगर एम्बेसीज दूसरे देश की, मान लो जापान की एम्बेसी, रशिया की एम्बेसी या अमेरिका की एम्बेसी अगर इंडिया में लोकेटेड है, तो फिर उसको भले वो इंडिया में है, उनका प्लेस ऑफ ऑपरेशन इंडिया में है, बट इसके बावजूद भी अपन उसको इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं करेंगे, वो अपनी रेस्पेक्टिव कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी में आएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दिस वाज द नंबर थर्ड पॉइंट टू बी केप्ट इन माइंड। तो एक बार चेक करते हैं अपने को, देखते क्या क्या सीखा अपने डोमेस्टिक टेरिटरी से। चलो लेट्स टेक एन एग्जांपल, लेट्स चेक योर प्रोग्रेस। पॉइंट नंबर 1 आपको बताना है कि ये हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा कि नहीं आएगा। चलो नंबर 1 क्या है? एन इंडियन कंपनी इन चाइना। कंपनी इंडिया की है बट उसका जो प्लेस ऑफ ऑपरेशन है बेटा वो चाइना में है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कंपनी इंडिया है बट उसका जो प्लेस ऑफ ऑपरेशन है वो चाइना है। सोच लिया? चलो देखो मैं बताता हूँ। पहला बात है, मैंने क्या बोला था, कंपनी तो इंडियन है। अपने अगर डोमेस्टिक टेरिटरी पढ़े थे उसमें सिर्फ इतना ही लिखा था कि अगर लेमन के हिसाब से देखें तो पहले तो विद इन द कंट्री होना चाहिए, राइट? विद इन द कंट्री होना चाहिए, तब जाके वो डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। बट लेमन के हिसाब से तो ये चाइना में बेटा, तो आएगा ही नहीं क्योंकि इसका प्लेस ऑफ ऑपरेशन चाइना है, राइट? बट इसके बाद अपने कुछ एक्सेप्शंस पढ़े थे, लेकिन उन एक्सेप्शंस में एक्सेप्शन था क्या चीज का? एक्सेप्शंस था शिप्स का, या फिर मान लो प्लेन्स का, जो कि इंडियंस ऑपरेट करते हैं, कोई रेसिडेंट ऑपरेट कर रहा है, या वेसल्स का हो गया, ऑयल कंटेनर्स का हो गया। तो यार ये तो नॉर्मल इंडियन कंपनी है, तो एक्सेप्शंस में आता ही नहीं है। यस और नो? तो यार ये इंडियन कंपनी चाइना में ऑपरेट कर रहा है, मतलब इसका कोई संबंध जो है वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो जो डोमेस्टिक टेरिटरी में पार्ट फॉर्म नहीं करेगा, तो इसलिए दिस इज नॉट पार्ट ऑफ आवर डोमेस्टिक टेरिटरी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो पहला मैं वापस बता देता हूँ, ये इंडियन कंपनी है जो चाइना में ऑपरेट कर रहा है, ये तो हमारे बाउंड्री में है ही नहीं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसीलिए दिस विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ आवर डोमेस्टिक टेरिटरी। आई होप थिंग्स आर क्लियर। पॉइंट नंबर 2, कंपनी इन इंडिया। पहला बात लिखा हुआ है कंपनी तो इंडिया में है बट ओन्ड बाई रेसिडेंट ऑफ यूएसए। यूएसए का रेसिडेंट है और कंपनी का जो प्लेस ऑफ ऑपरेशन वो इंडिया में है। यस और नो? तो भाई जब प्लेस ऑफ ऑपरेशन इंडिया में, तो इसमें सोचने का जरूरत ही नहीं है, विद इन द कंट्री है। यस, तो यस इट विल फॉर्म पार्ट ऑफ आवर डोमेस्टिक टेरिटरी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सबसे पहले आप चेक कर लो प्लेस ऑफ ऑपरेशन कहाँ पे है। अगर प्लेस ऑफ ऑपरेशन इंडिया में है तो डेफिनेटली डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट फॉर्म करेगा। उसके बाद अपने को एक्सेप्शन चेक करने हैं खाली। नेक्स्ट, टाटा का ऑफिस है बट ऑस्ट्रेलिया में है। ऑब्वियसली नहीं, बिकॉज इसका प्लेस ऑफ ऑपरेशन जो है वो ऑस्ट्रेलिया है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और ये उन एक्सेप्शंस में भी नहीं आता है, ना शिप का है ना कुछ वेसल्स का, कुछ नहीं है। तो डेफिनेटली ये हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट फॉर्म नहीं करेगा। नेक्स्ट, इंडियन एम्बेसी इन जापान। देखो सबसे पहला जो है जापान, जापान इज नॉट विद इन आवर डोमेस्टिक टेरिटरी, राइट? जापान इज नॉट विद इन आवर डोमेस्टिक टेरिटरी, बट अगर उस हिसाब से सोचा जाए तो आंसर नो हो जाएगा। बट देर वेर सर्टेन एक्सेप्शंस। यस, एक्सेप्शन क्या था कि अगर कोई इंडियन एम्बेसी है और वो अगर दूसरे देश में है तो उसका प्लेस ऑफ ऑपरेशन मैटर नहीं करता है। एम्बेसी अगर इंडियन है तो यस इट विल फॉर्म पार्ट ऑफ आवर डोमेस्टिक टेरिटरी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसलिए एम्बेसी इंडियन है तो यस इट विल फॉर्म पार्ट ऑफ आवर डोमेस्टिक टेरिटरी। नेक्स्ट, रशियन एम्बेसी इन इंडिया। अब देखो इसका प्लेस ऑफ ऑपरेशन तो इंडिया है, बट अपने क्या पढ़े थे अभी कि अगर एम्बेसी है तो वो जहां की एम्बेसी है वो वहीं की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी। यस और नो? तो रशियन एम्बेसी है तो फिर वो रशिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यहाँ पे प्लेस ऑफ ऑपरेशन होने के बावजूद भी वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट फॉर्म नहीं कर रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एंड लास्ट, अदानी रेंटेड इट्स बिल्डिंग टू गूगल इन अमेरिका। अदानी ने अपने बिल्डिंग को रेंट दी। अदानी ने क्या किया, अपने बिल्डिंग जो है उसको रेंट में दे दिया। किसको दिया? गूगल को दिया। बट प्लेस ऑफ ऑपरेशन कहाँ है? अमेरिका में। तो यार अदानी ने बिल्डिंग दिया, आई नो अदानी जो रेसिडेंट है, ठीक है, बट वो जो प्लेस ऑफ ऑपरेशन है, वो जो बिल्डिंग है, वो तो अमेरिका में। यस और नो? विच इज आउटसाइड आवर पॉलिटिकल बाउंड्रीज, एंड वो उन एक्सेप्शंस में भी कवर नहीं होता है। तो दस इट इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर डोमेस्टिक टेरिटरी। आई होप थिंग्स आर क्लियर।